हेलो दोस्तों। स्वागत है भाई आप सबका। आप हैं टॉपर जब के साथ और मैं हूं डॉक्टर साजिद। स्वागत है आपका फिर से एक बार और शुरू की जाएगी आज की क्लास। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। भूपेंद्र हेलो हेलो डियर, आ जाएं भी सारे लोग। और इस टाइम पे नींद तो आ ही रही होगी, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खाना खा के नींद तो आ ही रही होगी, बट औरों से अगर अलग होना है तो कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आज मेहनत कर लीजिए, कल को आराम से सोना। आ जाएं भी सारे लोग और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्लास को आगे शुरू किया जाएगा। सारे लोग आ जाएं बेटियर। कौन कौन लाइव आ गया है भाई? कमेंट करो यार आप लोग। कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कुछ तो। ओके। आयुषी हेलो हेलो डियर। फराज हेलो डियर। भूपेंद्र भूपेंद्र शुरू की जाए भाई आज की क्लास। तो हमने जो है मॉर्निंग वाली क्लास में क्या पढ़ा था, वही सेल पढ़ रहे थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग अभी नए हैं, जो मॉर्निंग वाली क्लास में नहीं थे, वो देख लेना उसको और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लगातार आए भी तभी जो है आपको समझ में आएगा सारा। हाँ, कुलदीप चौहान, हाँ गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हुआ है ना अभी तो, गुड आफ्टरनून। खैर चलो, गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग सब। तो शुरू किया जाए भाई। मार्कर वाला, वो वाला कहाँ है? क्यों? वो अच्छे थे ना, वो लेकर के आइए। अरे दोनों दो थे ना। ठीक है। हाँ अभी चलो शुरू किया जाए। तो मॉर्निंग में जो है मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया था, लाइसोसोम बताया था, राइबोसोम बताया था, प्लास्टिड बताया था, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये पढ़ा था हमने। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा, सेल सेल वाला। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने जाना, वो सब पढ़ लिया था। तो अब आगे हम समझेंगे क्या। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपने सेल के अंदर बनाया था केंद्रक, उसके बारे में जानना है हमें कि केंद्रक क्या होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था, तो आप बताएंगे न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की थी। आप लिख लेंगे केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देख पा रहे हैं सारे लोग? हेलो मिस्टर झा, अच्छा भी वेलकम, आप भी आ गए। सारे लोग आ जाओ यार। हाँ देखो यार, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है भाई। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इसको कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। इसके कुछ कॉमन नाम हैं न्यूक्लियस के। इसको देखो, हम किस किस नामों से जानते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण नाम बोल देते हैं कि भाई इनके जो नाम है ना, कॉमन टाइप के जो नाम होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम था पावर हाउस ऑफ द सेल, इस तरह से करके। तो इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं डियर इसको? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क, राइट। हाँ, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है इसको। ठीक है, कुछ दिक्कत है क्या? दूसरा नाम देते हैं इसको, मैनेजर भी बोल देते हैं इसको। मैनेजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको। कोशिका का प्रबंधक नाम दिया जाता है, क्योंकि ये टोटल सेल को मैनेज करता है, तो इसको कोशिका का प्रबंधक नाम भी दे देते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, कोशिका का प्रबंधक भी बोल देते हैं इसको। देन इसको जो है और कई नामों से जाना जाता है, वो भी मैं लिखा देता हूँ। देखो, ये दो नाम लिख लिया आपने, ब्रेन ऑफ द सेल, दूसरा मैनेजर ऑफ द सेल। तीसरा नाम देते हैं इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम भी बोल देते हैं। जैसे कंट्रोल रूम होता है ना पूरी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह से इसको हम नाम देते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल।
कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। कोशिका का नियंत्रण कक्ष नाम इसको दे दिया जाता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। गॉट इट? तो इन पॉइंटों को नोट कर लेंगे सारे लोग। कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी सेल के अंदर का ऑर्गन है, कोई भी फंक्शनिंग है, वो इसी के द्वारा कंट्रोल होती है। तो जिस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई मैनेज करता है उसको मैनेजर बोलते हैं, इसलिए इसको मैनेजर ऑफ द सेल का नाम भी दिया जाता है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझेंगे कि सेल के अंदर जो है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में भरा होता है डीएनए या आरएनए। तो अगला पॉइंट ये लिख लेंगे, न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, या तो इसमें डीएनए होगा एक्टिव, दोनों भी हो सकते हैं, बट एक्टिव जो होगा एक होगा डीएनए और आरएनए, बट एनिमल सेल में ज़्यादातर डीएनए होता है, बट अगर ये दोनों हुए भी तो क्या होगा कि एक एक्टिव होगा। केंद्रक में डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है और इसी को आप बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए और आरएनए होता है एक नस्ल से अगली नस्ल में जो क्रोमोसोम होते हैं उनके जरिए जो कैरेक्टर्स जाते हैं, बट टोटल कहानी डीएनए की है। डीएनए तो जो डीएनए है या आरएनए है इनको कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। तो ये पॉइंट लिख लेंगे कि डीएनए एंड आरएनए है क्या चीज़। डीएनए एंड आरएनए इज आर द जेनेटिक मटेरियल। कुछ में डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए होता है इस तरह से करके, कुछ में जो है न्यूक्लियस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट जनरली जो है डीएनए होता है। तो डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ हैं। अनुवांशिक तो आप जानते हैं, एक नस्ल से जो दूसरी नस्ल में कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर हमें ये पता करना है कि कौन किसकी औलाद है, कौन क्या है, तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट करवाना पड़ता है? डीएनए टेस्ट करवाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो ये है, इसको लिख लेंगे। अब जो डीएनए आरएनए है इनकी जो है फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, बल्कि मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डीएनए और आरएनए में अंतर आ जाता है। तो डीएनए और आरएनए होते क्या हैं? अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और इन दोनों में फ़र्क क्या है तो थोड़ा सा लिख लेंगे। एक तरफ जो है आप डीएनए लिख लीजिए। देखो इनमें 10-15 अंतर होते हैं, बट एक अंतर जो मतलब 3-4 अंतर काफ़ी है, बस उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आरएनए, देखो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही लिख लेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसी तरह से लिख लेंगे। और इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, राइट। ये तो आपसे अगर ये पूछे कि भी डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है तो आप यही बता देंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। इसको आप बोलते हैं द्वि हेलिक्स होता है। ये द्वि हेलिक्स मतलब, या द्वि स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं आप। और ये जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है, इसमें एक ही भुजा होती है। और सिंगल स्टैंडर्ड, देखो इसको आप जो है ना डबल स्टैंडर्ड और डबल हेलिक्स बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है ये। डबल हेलिक्स, हेलिक्स मतलब भुजाएं। देखो डीएनए की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से होती है, देखा ना ऐसे। और आरएनए की स्ट्रक्चर जो होती है वो एक ही होती है, कोइलिंग टाइप की होती है। तो ये सिंगल हेलिक्स और सिंगल स्टैंडर्ड होता है भाई। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड, ओके। एकल हेलिक्स या एकल स्टैंडर्ड, एकल हेलिक्स या एकल स्टैंडर्ड, राइट। तरह का होता है। देन इसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? इनमें से क्वेश्चन बनता है एक, नाइट्रोजिनस बेस। इनको आप जो है नाइट्रोजन क्षार बोल देते हैं।
कौन कौन से होते हैं और इसमें कौन से होते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। देखो मैं दोनों को लिख दे रहा हूँ और उसको गौर से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। नाइट्रोजन क्षार, देखो इसमें क्या होता है, एक तो होता है ए जिसको आप बोलते हैं एडेनिन, एडेनिन। दूसरा होता है गुआनिन, इसको हम बोलते हैं गुआनिन। तीसरा होता है सी से साइटोसिन, साइटोसिन। तीसरा होता है टीथाइमिन। क्या होता है, थाइमिन। ठीक, इसी तरह से इसमें देखो एडेनिन भी होगा, गुआनिन भी होता है। रट लेना भी इनको, ये अजीब से नाम है बट ये इनसे क्वेश्चन आते हैं। गुआनिन, इसमें सी भी होगा, साइटोसिन। बस एक क्वेश्चन बनता है कि आरएनए में थाइमिन ना होके थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। बस ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, बस यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये वाला कि भाई डीएनए में एक नाइट्रोजनस बेस होता है, कौन सा, थाइमिन, उसके स्थान पर आरएनए में होगा तो आप बताएंगे यूरेसिल। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आरएनए में एक नाइट्रोजनस बेस होता है यूरेसिल, बताइए उसमें कौन सा इसकी जगह पर होगा। ये चार ऑप्शन में होंगे, देन आप बताएंगे क्या, थाइमिन। ओके, थाइमिन। समझ पा रहे हैं ना। इसको लिख लो भाई सारे लोग फटाफट। समझ में आ रहा है, कमेंट वमेंट करते रहा करो भाई। लिखा, सब लोग लिख पा रहे हैं। हाँ भाई, भूपेंद्र, आयुषी, फरहा, मिस्टर झा, कहाँ हो भाई आप लोग। हो तो सारे, लेकिन जो है कमेंट वमेंट नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डन, आ रहा है ना। चलो समझ जाना सारे लोग जो है, इसी तरह से इंटेक्शन बनाए रखना। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, बस ये सिर्फ यही एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भाई डीएनए में एक नाइट्रोजनस बेस होता है, कौन सा, दिखाई दे रहा है ना नीचे, थाइमिन। आप पढ़ाए और समझ में ना आया, अच्छा थैंक यू। तो इसमें थाइमिन होता है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये, हाँ थाइमिन लिखा है मैंने। अगर नहीं दिखाई दे रहा है ना तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। हम्म, देखिए ये लिखा था मैंने, AGCT। टी क्या था यहाँ, थाइमिन। अगर नहीं दिखाई दे रहा है ना जिनको, तो वो ऐसे लिख लेंगे। जो थाइमिन होता है इसकी जगह जो है वो क्या लिखा होता है, यूरेसिल। यूरेसिल होता है, यू होता है यहाँ पे इसमें, यूरेसिल। तो बस ये याद रखिएगा, बस इतनी था इसमें। अब देखो मैं, आप ये समझ रहे होगे कि ये थाइमिन, यूरेसिल, ये सब क्या होते हैं। मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ आप लोगों को। ये लिख लिया ना। जैसे सिंपल सी स्ट्रक्चर ले लो, मान लो डीएनए की, या आपने डीएनए ले लिया। तो एक ये हेलिक्स होता है, इसी को बोलते हैं डबल हेलिक्स। इसको डिनोट करते हैं 3 डैश, यहाँ पर करेंगे इसको, जहाँ पर आखिरी एंड होगा 5 डैश, इसको बोल देंगे 5 डैश। कोडिंग है ये, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपको बेस लिखवाए थे नाइट्रोजनस बेस, वो इसमें भरे होते हैं, इस तरह से होते हैं। एडेनिन के साथ डबल बॉन्डिंग से जुड़ा होगा थाइमिन, इस तरह से करके। ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में, ये इस तरह से करके जुड़ा होगा साइटोसिन से। शुगर फॉस्फेट भी होता है बराबर में लगा हुआ, बट उसको समझने की जरूरत है आपको नहीं है। इस तरह से करके ये ऐसे टोटल जो है 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करके जुड़ा होता है पूरी इसमें। यहाँ से यहाँ तक एक कोइलिन होती है।
तो ये 10 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। इस तरह से ये क्या काम करते हैं? इनको बांध के रखने का काम करते हैं और बराबर में इनके शुगर और फॉस्फेट लगी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट भी होती है। समझ रहे ना प्रवीण? इस तरह से करके। ओके। तो आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें यहाँ ये लिखेगा, ये जो दोनों हेलिक्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो और हमेशा याद रखना एडेनिन और थायमिन के बीच में ही बॉन्डिंग होती है और डैश डैश से दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर जी और सी होंगे, हमेशा जी और सी जुड़ेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जी टी या ए के साथ जुड़ जाए, हमेशा सी के साथ जुड़ेगा। और इसमें होती है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि एडेनिन, हाँ हेलो प्रवीण, हेलो, हाँ जो भाई सारे लोग, तो जो है एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। आप चाहे तो इस डायग्राम को बना लें और एक पॉइंट नोट कर लेना कि इसके जो हेलिक्स होते हैं, बहुत हेलिक्स, बहुत स्ट्रैंड कह लीजिए, ये हेलिक्स बहुत स्ट्रैंड, बहुत स्ट्रैंड ऑफ डीएनए are attached with each other due to the presence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना किसकी वजह से जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोथ हेलिक्स ऑफ डीएनए आर अटैच्ड विद ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में लिख लेंगे, मैं हिंदी में इधर लिख दे रहा हूँ, इतने आप जो है डायग्राम बना लेंगे। डीएनए की दोनों भुजाएं हाइड्रोजन बंध, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण आपस में जुड़ी होती हैं। हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण डीएनए की दोनों भुजाएं आपस में जुड़ी होती हैं। मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे आप, लिख रहे हैं? ओके भाई। लाइक वगैरह करते रहें भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये अगर ये पूछा जाए कि डीएनए की दोनों भुजाएं आपस में किस वजह से जुड़ी होती हैं, तो आपका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ पा रहे हैं? हेलो प्रवीण। तो डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बन गया भी सबका? हौसला रखिए और इसी तरह से नींद को मात देते हुए आगे बढ़ते रहिए। और वो आपने शेर सुना होगा, अक्सर सुनते ही आप रहते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला जो है बनाए रखें, बरकरार रखिए। इस तरह से भाई नींद तो आएगी इस टाइम पे, लेकिन कल को आपको जो रुतबा दिखाना है कि हमारी नौकरी लग गई है ना, अलग ही एटीट्यूड होगा आपका, अलग ही नखरे होंगे। तो वो नखरा दिखाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा भाई, ये है। हाँ, फिर तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है एटीट्यूड, है ना। पान खा करके थूकने का भी अंदाज दूसरों का अलग हो जाता है जब कोई नौकरी वोकरी कुछ मिल जाती है, तो लोगों को एटीट्यूड ही बदल जाता है। टीचर को भी पहचानना बंद कर देते हैं फिर तो। खैर, तो लिखा आप लोगों ने ये, तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया आपका, ये समझ रहे हैं ना? तो इसको जो है आप नोट कर लें, ये लिखा है। क्लियर? तो मैं इसको डीएनए को खत्म करता हूँ। अब डीएनए के बेस पे देखो भाई, डीएनए के बेस पे ही ये डिसाइड होता है कि बच्चा कैसा होगा। कई बार लोगों में एक अफवाह उड़ती है कि भाई, खास करके ये जो पुराने ज़माने की बुढ़ियाँ होती है ना, 1960 का पुराना मॉडल, तो अक्सर जो है ये घरों में इस तरह की कहानियाँ चलाती हैं कि ऐसा करो तो ऐसा बच्चा पैदा होगा, घर में सुंदर तस्वीर लगाने से सुंदर बच्चा पैदा होगा। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर सब लोग जो है सुंदर ही पैदा हो जाया करते, सब कैटरीना कैफ होती, सब सलमान खान होते, है ना। तो ऐसा होता नहीं है। बच्चा जाता है डीएनए के बेस पे माँ और बाप पे। जैसा माँ और बाप होगा वैसा ही बच्चा होगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर ऐसा होता तो हाँ। और अगर भाई देखो,
माँ बाप का अगर गोभी जैसा चेहरा है तो गोभी ही होगी और क्या। तो आप इस तरह से समझ लेंगे जैसा है जैसा बंदा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुंदर तस्वीर लगाने से सुंदर हो रहा है, सब सुंदर है, अल्लाह खुदा ने जिसको जैसा बनाया है, ठीक है। चले भाई, तो ये जो है इरेज कर दे रहा हूँ मैं। डीएनए के बेस पे आप बता सकते हैं कि कौन कहाँ का प्रोडक्शन है, कहाँ का प्रोडक्ट है, राइट। अब आगे देखते हैं भाई। जो न्यूक्लियस है इसके बारे में खास बात ये समझ लेना कि नोट करके इस पॉइंट को लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो डीएनए कहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, ये आपने पढ़ा। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेल के ऐसे कौन से दो सेल ऑर्गेनेल हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए होता है। सेल में ऐसे कौन से खुद दो सेल ऑर्गेनेल हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए होता है। तो याद रखिएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या इस पॉइंट को समझना, अदर देन न्यूक्लियस। भाई देखो न्यूक्लियस में तो था ही, बट बात ये कही जा रही है कि न्यूक्लियस के अलावा दो ऐसे सेल की चीजें हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए। इनका खुद का डीएनए होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनमें अपना खुद का डीएनए होता है न्यूक्लियस के अलावा। न्यूक्लियस में तो होते ही है डीएनए, बट अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पर डीएनए होता है तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा बताएंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में इस तरह से कुछ लिख लेंगे, केंद्रक के अलावा। भाई केंद्रक में तो होता ही है, बट केंद्रक के अलावा ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए इसमें किसमें खुद का अपना डीएनए होता है, तो आप बताएंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और वो ऑप्शन में नहीं हुआ तो क्लोरोप्लास्ट। तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है या डीएनए पाया जाता है, अपना डीएनए होता है, यानी इनमें खुद का अपना डीएनए होगा। डियर समझ में आ गई बात, ये अपना खुद का। लिख पा रहे हैं यहाँ भाई। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में अपना डीएनए होता है या अपना खुद का डीएनए होता है। क्लियर? सही है ना? चला देना, नहीं चल रही, चला दो। समझ में आई बात ये? सर वॉइस स्लो है, कुछ स्लो है क्या वॉइस? आवाज़ तो ठीक है डियर, हैं? ईयरफोन लगा लो भूपेंद्र, ईयरफोन, आवाज़ तो ठीक आ रही है। सही है, बस ऊपर लगाऊं क्या, थोड़ा ऊपर लगा लें। भूपेंद्र अब बताना भी कैसी आवाज़ आ रही है, अब ठीक है ना आवाज़? माइक थोड़ा ऊपर लगा लिया, कैसी आवाज़ है? ओके ना? ओके ठीक है। तो ये पॉइंट आप सबने नोट कर लिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब देखो हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस जो था वो तो था न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। केंद्रक का है, और केंद्रक का जो होता है इधर समझेंगे, केंद्रक के अंदर होता है। जब आपने डायग्राम बनाया था तो उसमें आपने समझा था केंद्रक के अंदर, मैंने ऐसे कुछ बनाया था। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे, इसके बारे में लिख लेना, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट विधिन मतलब उसी में, विधिन द न्यूक्लियस। तो आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, तो आप बताएंगे विधिन द न्यूक्लियस। ओके, सभी को आवाज़ ठीक आ रही है ना? ओके गुड, भूपेंद्र, अमन, प्रवीण। तो ये लिख लेंगे, केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक काय उपस्थित होता है। ठीक है? तो बस इसमें यही पूछा जाता है कि कहाँ होता है, आप बताएंगे केंद्रक के अंदर होता है, और ये
राइबोसोम को बनवाने में मदद करता है, इसका कोई खास रोल है नहीं। क्लियर यहाँ तक है? देन यहाँ तक लिख लीजिए, सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे ना। अंदर क्या, ऐसे भी रहने दो, ऐसे भी बीच में आ रही है ना स्क्रीन, सही है। हाँ ऐसे भी रहने दो तो सही दिखता है ना, क्योंकि उसमें आगे पीछे चल रहा है। हाँ यहाँ पे ज़्यादा सही है। ठीक है भाई, ये बीच वाला यूट्यूब का है ना। तो इसको रहने दो, इसमें हाथों हाथ है, राइट। देखा भाई, अब हम बात करेंगे, देखो एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज जो होती है, गोल्जी बॉडीज कह लीजिए इनको, इनका दूसरा नाम एक और होता है, डिक्टियोसोम भी बोलते हैं इनको, डिक्टियोसोम्स। इन्हीं को बोलते हैं गोल्जी अपरेटस, गोल्जी काय, डिक्टियोसोम, सब एक ही के नाम है। और इसको हिंदी में नाम दिया जाता है गोल्जी काय। हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, गोल्जी काय। इसका काम क्या होता है, मटेरियल को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना। इस तरह से आप देखिए कि जैसे सेल इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो गोल गोल सेल हो, लंबी हो, कैसी भी हो। जब सेल इस तरह से कनेक्टेड होंगी तो एक से दूसरी सेल में मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। तो इसका काम क्या होता है, पैकेज करके मटेरियल को ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए इसको पैकेजिंग सेंटर कहा जाता है। तो ये यहाँ पर पॉइंट बनना है, जैसे मान लो यहाँ से सेल से मटेरियल यहाँ तक आना है, तो वो इस तरह से ऐसे होकर के ट्रांसफ़र हो जाएगा। लाने ले जाने का काम कौन करेगा, लाने ले आने का काम कौन करेगा, यही तो गोल्जी का है, इसलिए इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, इसको बोलते हैं पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, पैकेजिंग सेंटर, सेंटर ऑफ द सेल, पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। कोशिका का पैकेजिंग केंद्र कहा जाता है इसको, बंद करके ये ट्रांसफर करता है मटेरियल, पैकेजिंग केंद्र कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं, कोशिका का पैकेजिंग केंद्र कहा जाता है डियर इसको, राइट भाई। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर पैकेजिंग की बात की जाए, पैकेज करके ट्रांसफ़र करने की, तो आप जो है किसको बताएंगे, इसी को बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? लिखा सबने? तो पैकेजिंग करने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का है, डिक्टियोसोम का है। अब हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो एक जो होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बनवाया था न्यूक्लियस के बाहर टाइप का, बाहर बनवाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको इसी तरह से लिख लेना हिंदी में भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो साइंस के बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ रखा होगा, ये जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के उन्होंने भी पढ़ रखा होगा कि ये जो है ना दो तरह के होते हैं। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है रफ, एक होता है स्मूथ। तो पहले मैं स्मूथ लिख देता हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और दूसरा होता है रफ। देखो जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं आप सेल से इतना ही पढ़ लेना, आपका आराम से जो है आ जाएगा। इसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं क्या, दूसरे वाले को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम देते हैं, रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और ये क्या हो गया, स्मूथ। इसी तरह से लिख लेना, स्मूथ मतलब चिकना होता है। और ये ऐसे नाम इनके क्यों दिए गए, ऐसे नाम क्यों दिए गए समझेंगे आप। देखो भाई इसलिए कहा जाता है रफ, और इसमें क्या होता है ना, इसमें रफ जैसे वो हमने बनाया था ना कि इस तरह से करके वो सब होता है, ये ऐसा करके आप बना रहे थे। तो इस पे क्या है
फिर राइबोसोम अगर लग जाते हैं यूं करके, तो ये राइबोसोम चिपक जाते हैं तो वो रफ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर राइबोसोम मौजूद हैं तो ये हो जाएगा रफ। भाई किसी सरफेस पे, किसी चीज़ के सरफेस पे अगर आप कुछ चिपका देते हैं तो जाहिर बात है वो चीज़ रफ हो जाती है। इसने जो है, इसमें रफ होने की वजह क्या है? राइबोसोम। इसमें क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम उपस्थित। क्या होता है इसमें? राइबोसोम उपस्थित। लिख लेना कि इसमें राइबोसोम उपस्थित होने की वजह से रफ होता है ये। और इसमें जो होंगे राइबोसोम एब्सेंट माने जाएंगे। देखो, एक तो वो राइबोसोम थे जो हमने पहले पढ़ा था, वो राइबोसोम वो थे जो सेल में अपने आप में फ्रीली पड़े थे, लेकिन ये वो हैं जो ये वाले जो अटैच हैं, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। तो इनमें जो राइबोसोम्स होंगे वो क्या होंगे? एब्सेंट माने जाएंगे, होते ही नहीं है। तो राइबोसोम अनुपस्थित, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ होता है। राइबोसोम अनुपस्थित, राइबोसोम अनुपस्थित, अनुपस्थित। क्लियर? समझ में आ गई बात? देखो, जहाँ पे भी मैंने बताया था कि इसका काम क्या है, अगर मैं इसका फंक्शन कह दूँ आपसे कि बताओ ये फंक्शन क्या है, तो आप वही बताओगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बनाने का काम ही करेगा ये, प्रोटीन संश्लेषण करना। ये इसका काम हो गया, प्रोटीन का संश्लेषण करना, राइट। प्रोटीन संश्लेषण करना। मैंने बताया था आपको, जहाँ भी राइबोसोम लिखा हो तो आप फट से समझ जाना कि वहाँ पर प्रोटीन बनेगी। और इसका अगर मैं इसका फंक्शन कह दूँ तो ये क्या काम करता है, इसका कार्य क्या होता है? ये लिपिड बनाता है बॉडी में। लिपिड मतलब क्या होता है? फैट होता है ना, फैट भी कह सकते हो आप, फैट ऑयल जो भी कहना चाहें, फैटी एसिड्स कह सकते हैं। फैटी एसिड्स सिंथेसिस करना, सारी चीज़ें एक ही हैं, बसा है ये। आप इसको हिंदी में ऐसे लिख लेंगे कि लिपिड, फैट को क्या बोलते हैं? बसा, इसको बोलते हैं बसीय अम्ल, क्योंकि बसीय अम्ल जो होते हैं तभी तो, बसीय अम्ल से मिलकर ही तो फैट बनेगी। बसीय अम्ल संश्लेषण करना, क्या कहेंगे? बसीय अम्ल संश्लेषण करना। इतना से आप कर लेंगे तो ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इसका अगर फंक्शन पूछेगा तो आप बता देंगे लिपिड का संश्लेषण करना। हाँ, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, और थोड़ा सा नहीं हो पा रहा ना, हल्का सा दिखा दो बस। हाँ, बस बस बस। चलो मैं बोल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं लिपिड। हाँ, लिपिड लिख लेना हिंदी में, इसको फैट को लिख लेना बसा, और बस ये अम्ल संश्लेषण करना। इतना से आप लिखेंगे। हाँ भाई, वॉइस परफेक्ट है। कौन कह रहे हैं? प्रवीण सर, वॉइस स्लो है कुछ। नहीं, अब ठीक है। चलिए, वो तो पुराने कमेंट है आपके, तो इसको जो है आप लिख लेंगे। लिख लो भाई। राइट, देखा सबने? तो ये फंक्शन आपके हो गए। अब हम बात करेंगे सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं। मैंने डायग्राम में बनवाया था, बट इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लो, ताकि जो है आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए। द लिक्विड मटेरियल ऑफ ब्लड, ओ सॉरी, द लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल, द लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। द लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कैसा रहा लॉकडाउन? लॉकडाउन में बस कुछ नहीं भाई, लॉकडाउन में ऐसे ही टाइम पास किया है। एक किताब लिखी है मैंने साइंस की, जनरल साइंस की, उसमें पूरा अपना एक्सपीरियंस लगा करके पीएचडी तक का उसको बहुत अच्छे से लाइन वाइज लाइन इस तरह से लिखा है कि कोई भी आर्ट्स एंड कॉमर्स का बच्चा अगर उसको पढ़ेगा तो मुझे लगता है छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और उसको अगर पढ़ेगा तो एक अखबार में उसको काम की चीज़ मिल जाएगी और आराम से पढ़ सकेगा। अभी कुछ दिन में, 10-15-20 दिन में जो है वो आ जाएगी बुक, ठीक है, मेरे नाम से। अभी इंग्लिश मीडियम की है, बट कोई अगर हिंदी मीडियम का भी उसको पढ़ के देखेगा तो बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगी। हाँ, भूपेंद्र जनरल साइंस की बुक लिखी है अभी मैंने, पूरे 5-6 महीनों में 200 पेज, 180-90 पेज की बुक होगी, वो लिखा है भाई। मिल जाएगी आपको। सही है, बस इतना है। और फिर जो है और चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं। क्योंकि अब आप लोगों के बिना रहा भी नहीं जाता भाई। नेम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मन चौधरी आ जाएगी बुक। ओके, तो आपको पता चल जाएगा मेरी फेसबुक वगैरह पे, तो आप लोग जुड़ो हुए भूपेंद्र वगैरह, तो देख लेंगे जैसे भी होगा।
हाँ, बस ये है कि उसमें आपको कहीं से कुछ पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है, उसको इस तरह से लिखा है। क्लियर? हाँ, उसमें एक लाइन भी फालतू की नहीं लिखी हुई है। ऐसे नहीं है कि एक लाइन की भी जो बकवास उसमें लिखी हो, बस वो लिखा हुआ है जितना चाहिए, और हमें उतना ही चाहिए होता है जितना एग्जाम में आए। हम अगर 1000 पेज की थ्योरी लिख दें और क्वेश्चन आने वही सब, तो क्या फ़ायदा? क्वेश्चन निकाल के ढूंढ के लिखे हुए हैं उसमें। बस हाँ, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। पीसीएस लेवल तक कवर हो जाएगा उससे, यूपीएससी तक भी क्लियर हो जाएगा जो जनरल साइंस है। बट यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आता है, तो साइंस एंड टेक की बुक भी आएगी मेरी आगे, यूपीएससी की, आईएएस की। बट अभी जो है इसको पहले हिंदी मीडियम में और निकाल दूँ, तब होगा। पहले इंग्लिश की आएगी फिर हिंदी की। चलो खैर, हो गया प्रमोशन बुक का, अब आगे पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमन चौधरी बिल्कुल। तो ये आप लोगों ने लिखा, हिंदी में लिख लेंगे। कोशिका के द्रव पदार्थ को, कोशिका, हाँ, कोशिका के द्रव पदार्थ को, कोशिका के द्रव पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटो मतलब सेल होता है, प्लाज्म मतलब लिक्विड होता है, तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कहा जाता है, समझ रहे हैं? तो लिखा सब लोगों ने, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब देखो, एक क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारा जो, अच्छा एक चीज समझो यार, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, ये तो हो गया सेल का टोटल का, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला पॉइंट भी आ जाता है, द लिक्विड मटेरियल, द लिक्विड मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो याद रखना, न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलते हैं? केंद्रक के द्रव पदार्थ को, और सेल के द्रव पदार्थ को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। समझ रहे हैं ना? द लिक्विड मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इस तरह से लिख लेंगे, केंद्रक के, देखो केंद्रक लिखा है मैंने यहाँ पे, केंद्रक के द्रव पदार्थ को, केंद्रक के द्रव पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक के द्रव पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अच्छा बताओ, हिंदी मीडियम में जब मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में मेरा राइटिंग समझ में आ रहा है? अभी राइटिंग मेरा ऐसे ही चलता हो। हिंदी मीडियम का देख लो, हिंदी मीडियम में समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो पढ़ने लायक तो है ही, बट हिंदी में मेरा कोई खास राइटिंग नहीं है, इंग्लिश में तो है ही नहीं। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, बट चलो आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। एक चीज़ होती है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पे क्वेश्चन बनता है। प्रोटोप्लाज्म में जो है वो आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस आ जाता है, सेल ऑर्गेनेल आ जाते हैं। तो इधर देखेंगे प्रोटोप्लाज्म, बस इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इस तरह से लिख लो। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हिंदी में लिख लेंगे, प्रोटोप्लाज्म जीवन का, जीवन का भौतिक आधार है, का भौतिक आधार है। इसके बेस पे ही डिसाइड होता है न्यूक्लियस और जो सेल ऑर्गेनेल वगैरह होते हैं और लिक्विड होता है, इसी के बेस पे डिसाइड होता है कि कैसा आगे ऑर्गेनिज्म होगा, कैसा वो दिखेगा। भाई जाहिर बात है, जो भैंस दिखती है भैंस के जैसी जो है, गाय नहीं दिखती गाय के जैसी, बकरी नहीं दिखती उनके जैसे हम नहीं दिखते, तो उसी के बेस पर डिसाइड हुआ है। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, भौतिक आधार है। क्लियर? तो इन पॉइंटों को लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। अब हम बात करेंगे जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल पे भी एक लाइन लिख लेना, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स कर लेना बस इसको। अगला पॉइंट ये है, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल, एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जंतु कोशिका में, सेंट्रियोल जंतु कोशिका में उपस्थित
तथा वनस्पति कोशिका में अनुपस्थित होता है। ये पॉइंट नोट कर लो भाई। समझ में आ गई बात ये। तो जो सेंट्यूल्स होते हैं, जो मैंने अभी बताया था ना, सेंट्यूल इस टाइप के बताए थे आपको, ऐसे गोल गोल करके जो वो थे सेल के अंदर। डायग्राम अगर आपने कायदे से देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने इस तरह के ट्यूबल्स टाइप के बताए थे। और इसका काम क्या होता है, सेल डिवीजन में मदद करना होता है। तो बस ये अगला पॉइंट और नोट कर लेंगे। सेंट्यूल हेल्प इन द सेल डिवीजन। किसमें मदद करता है, सेल डिवीजन में। हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, समझ रहे हैं। सेंट्यूल कोशिका विभाजन में, बस पॉइंट लिख लेना, बस ये वाला भी सेल डिवीजन पे ये इसी का रोल है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, कोशिका जब डिवाइड होती है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ओके, तो उस दौरान ये मदद करता है। तो सेंट्यूल कोशिका विभाजन में सहायता करता है, सेल डिवीजन में सहायता करता है। समझ आई बात यहाँ तक की? ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। इस डायग्राम को बना लेना, वो आपका उसमें बना वही था। अब हम बात करेंगे वैक्यूल की। देखो वैक्यूल जो है, मैंने बताया था आपको वैक्यूल कैसा होता है। मैंने प्लांट सेल का डायग्राम बना करके आपको बताया था कि वैक्यूल जो है वो खाली स्पेस होता है सेल का। मान लो ये सेल है, सपोज करिए ये सेल है, राइट। तो ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में इस तरह से करके मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होती है, बट एक अंदर बड़ा सा यूं करके छेद होता है जिसका नाम बताया था मैंने वैक्यूल। इसी को आप क्या बोलते हैं, रिक्तिका। ठीक, तो वैक्यूल की खास बात यह है कि ये प्लांट सेल में माना जाता है। सेंट्यूल जो होता है ना भूपेंद्र, सेल डिवीजन में मदद करता है। एक सेल से जब दूसरी सेल बनती है, तो जब दो सेल बनने वाली होती है, दोनों को चिपका के बीच में रखता है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं उसमें। बट उतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कि फालतू की बात है वो। बस इसमें ये आएगा सेल डिवीजन में मदद करता है, सही है। तो अब इधर देखो आप, जो वैक्यूल है इसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, रिक्तिका। क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका। तो देखो इसके बारे में एक चीज लिख लेना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। वैक्यूल्स जो होंगे, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स लिखा है मैंने यहाँ पर, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब देखो एक चीज और, जो वैक्यूल हैं एनिमल सेल में होते तो हैं, लेकिन बहुत ही बारीक बारीक से होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, हजारों हो सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इसलिए वैक्यूल्स को ये कहा जाता है कि एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लांट सेल में तो ये काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं। और हाँ एक चीज़ और, हाँ अमीबा जो होता है, अमीबा में माना जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एब्सेंट इन एनिमल सेल एक्सेप्ट अमीबा। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि भाई एक्सेप्ट अमीबा। जो अमीबा होता है ना उसमें, चलो मान लेते हैं हम, उसमें होता है एक्सेप्ट अमीबा, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है, बड़ा होता है। बस इस तरह से आप लिख लो ये पॉइंट। रिक्तिका, नोट्स बना रहे हैं ना आप साथ साथ। रिक्तिका वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित तथा जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, तथा जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, केवल किसको छोड़ के, केवल अमीबा को छोड़कर। अमीबा में होता है ऐसा माना जाता है, क्योंकि अमीबा में कॉन्टेक्टल बड़ा होता है। समझ पा रहे हैं ना यहाँ तक? तो इस पॉइंट को नोट कर लो भाई, ये जो है होते ही नहीं है। और एक चीज़ और,
इसकी ये जो अंदर वाली झिल्ली है ना, ये जो टोनोप्लास्ट बना रही है, ये झिल्ली का नाम मतलब ये जो लेयर बना रही है इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ये क्वेश्चन आता भी है। टोनोप्लास्ट डायग्राम आपने वहां पे भी बनाया था, यहाँ पे भी बना लो। टोनोप्लास्ट। हम्म। साउंड बहुत कम आ रहा है, साउंड में देखना कोई दिक्कत है क्या? तो मैं साउंड तो ठीक ही होने नहीं, यहाँ देखिए सही है क्या? बीच में लगाऊं फिर? ये तो सही जगह लगा हुआ है मेरे ख्याल से। थोड़ा कॉलर पे लगा लूँ क्या फिर? चलो भाई यहाँ लगा के देख लेते हैं। मेरा अच्छा, अब ठीक है भाई आवाज़? हाँ हाँ, अब बताओ भाई भूपेंद्र, आप कैसी आवाज़ है? सुरेश, आप कैसी आवाज़ है भाई? हाँ, यहाँ रहना चाहिए, बट इतना तेज कैसे बोलूँगा मैं? हाँ भाई, अब कैसी आवाज़ है भाई? सूरज, भूपेंद्र बताओ भाई, अमन चौधरी। हम्म। हाँ, ईयरफोन यूज़ कर लें भाई, वहाँ पर सही आवाज़ आ जाएगी आपको। हाँ ठीक है ना? हेडफोन यूज़ करो ब्रदर, हाँ हेडफोन यूज़ करो भाई। देखो अमन चौधरी कह रहे हैं ना, अब बेटर है ना? चलो मैं थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ, और जो है यहाँ तो सब ठीक ही है वैसे। हाँ, मस्त आवाज़ है सर, अरे क्या बात है, हेमंत को बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। आवाज़ सही नहीं है, मेरी आवाज़ सही नहीं है कि वॉइस सही नहीं है, ये बताइए। मतलब आवाज़ कम आ रही है या मेरी आवाज़ बेकार आ रही है? दो चीज़ें हैं ना, वॉइस पिच मेरी ख़राब है, मेरी आवाज़ बेकार लग रही है, या आवाज़ कम आ रही है? हम्म, बताएं भाई। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? फ़ोन पे जब बात करते हैं ना, और बताओ, वो बताओ, वो सब बताओ, जो नहीं बता रहे हो वो भी बताओ। वहाँ पे तो अगर ज़रा सारी आवाज़ निकल जाए तो अले मेरा बाबू, हम्म, वहाँ तो मोहब्बत में तोतले हो जाते हो, अले मेरा बाबू था ना, खा लिया था। हैं, वहाँ तो हर चीज़ मोहब्बत में, और ज़रा सारी फुसफुसाहट की भी आवाज़ आ जाएगी, ओ आई लव यू टू, और ये और वो पता नहीं क्या क्या। यहाँ नहीं आ रही है। हम्म। मेरा हेडफोन ख़राब है सूरज। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है फरा यहाँ पे। प्रैक्टिस नहीं है, बहुत लोग छतों पे रातों को जा जाके, है ना, मम्मा का फोन आया है और फोन पे मम्मा को बोल रहे हैं ना, अले मतलब बाबू खाना खा लो ना। हम्म। हम्म। कुछ लोग तो मोहब्बत में नाम भी रख देते हैं बच्चों के पहले ही, कि बच्चा होगा तो ये नाम रखेंगे, ये होगा तो वो होगा, पता चला कि दिल के अरमा जो है नालियों में बह गए। ऐसा होता नहीं है, इसलिए पहले पढ़ लो इससे पहले कि मामा बन जाए। खैर चलो। ये लिखा होगा तो अगली लाइन से लिख लेंगे। देखो ये वाली जो झिल्ली है वैक्यूल की, इसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट, और इसको मैं इस तरह से लिखवा देता हूँ, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। इस पॉइंट को इस तरह से सेंटेंस बना करके आप नोट कर लीजिएगा, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? देखो टोनोप्लास्ट, इसके बारे में मैंने सेंटेंस बना करके आपको ये लिखवा दिया। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। हिंदी में लिख लेंगे, रिक्तिका की झिल्ली को, रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। लिखा, रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जो लोग मुझसे ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं यार, उनको पता होगा। वहाँ पे अलग ही बात है, होती है, मतलब जो हंसाने उसाने की। अब यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको क्या बोलूँ मैं, क्लास में होते तो बताता। जितना सीरियस यहाँ पर होकर के आपको लग रहा होगा उतना है नहीं, कि ऑफलाइन क्लासेस में पता होगा, जो मुझसे पढ़ चुके होंगे, कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे क्या है। खैर, अब यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भाई, कुछ गलत मुंह से निकल गया, कुछ हो गया, वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो सही नहीं रहता। मगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो आइएगा मिलने भाई, यहीं पे मिलेंगे दिल्ली। सही है, सारे लोग सेलेक्ट हो जाए यार बहुत अच्छे से, और बस यही खुशी होती है। जिस शहर में आओ तो अपने जानने वाले निकले, अच्छा लगता है, अपने स्टूडेंट खास करके। तो लिखा भाई आप लोगों ने, तो इसकी बस इतना ही पढ़ना है। और इसका काम क्या होता है, ये अंदर से सेल को फैला करके रखती है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है इस तरह से करके,
तो इसका काम यही होता है कि थोड़ा सा रिजिडिटी प्रोवाइड कर देती है अंदर की तरफ से, और क्या सेल को बना करके रखती है। हाँ, क्लास में तो अलग ही मजा है। हेमंत, आप पढ़ चुके होगे ना, वो अलग ही चीज़ होती है यार। वहाँ पे तो मैं आप लोगों से काफ़ी मजाक करता हूँ, बट यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर सकता। हम्म। क्लास में तो अलग ही मजाक रहती है भाई। हम्म। कोई नहीं, जितना सीरियस यहाँ देखने में लग रहा हूँ, वैसे क्लास में ऑफलाइन में उतना रहता नहीं हूँ। जो लोग स्टूडेंट है मेरे, उन्हें ऑलरेडी पता है पहले से। खैर, तो चलो आगे। हम्म। ये आपका हो गया। देन सेल में जो है बस आपको इतना ही पढ़ना है, और इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी सेल, छोटी सेल, लंबी सेल, है ना, और इंसान की बॉडी की सबसे बड़ी, छोटी, लंबी सेल, ये सब देख लेना आप। सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। और सेल में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोल देते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं ना लाइसोसोम को। तो इस टाइप के जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं, बस आपको ये लिखना है। डीएनए आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में करेक्टर को लेके जाता है।